एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें इन एंट्रीज में से आपके पास कुछ एंट्रीज ज़रूर आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्टीन्यूसली पूछी जा रही है, राइट। सो आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंट्री आपकी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स, यानी जब भी आप अपनी फिक्स असेट, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो फिक्स असेट जब भी आप परचेज करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, तो उनको जब आप परचेज या सेल करते हैं तो आप उनकी एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखो, जब भी असेट्स की बात होती है तो आप जो भी फिक्स असेट्स हैं आपकी, इनकी जब भी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आप इनके नाम से करेंगे, ठीक है। मशीनरी की अगर एंट्री करें तो मशीनरी के नाम से, बिल्डिंग की कर रहे हैं तो बिल्डिंग के नाम से। जैसे हम गुड्स के साथ करते थे कि गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम उन्हें परचेज और सेल के नाम से एंट्री रिकॉर्ड करते थे, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट फिक्स असेट्स में हम उनके नाम से ही, उन असेट्स के नाम से, कि अगर बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह से यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ हम सबसे पहले परचेज की एंट्री डिस्कस कर लेते हैं कि हमने असेट्स परचेज किया, ठीक है। तो असेट परचेज किया तो असेट क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। असेट जब भी इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। वही रूल यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि असेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। और LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगे तो इन्हें क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट, राइट। ये मैंने अपनी GST की वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको उसके साथ GST भी पे करना होता है और वहां पर हम इनपुट GST के नाम से एंट्री करते हैं, ठीक है। इनपुट CGST, SGST, देखो जो भी कंडीशन आपको दे रखी हो, IGST की कंडीशन दे रखी है तो आप IGST के अकॉर्डिंग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इनपुट CGST, SGST को भी आप डेबिट करेंगे, ठीक। और असेट परचेज किया तो आपने क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा, यानी कैश रिड्यूस हुआ है आपके पास से, तो वो भी आपकी असेट है। और असेट जब भी रिड्यूस होती है तो उसे आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपने कैश में परचेज किया तो टू कैश, लेकिन अगर आपने क्रेडिट पे परचेज की है तो वहां पर आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप अपने क्रेडिटर का नाम लिख देंगे, जिसने भी आपको वो मशीनरी या जो भी आपकी एसेट है वो आपको सप्लाई की है, उस पर्सन का नाम आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कैश पे होगी तो इतनी ही एंट्री है आपकी, लेकिन अगर क्रेडिट होगी तो आप कैश को हटा देंगे और उस पर्सन का नाम लिख देंगे जिससे आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, राइट। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम परचेज अ बिल्डिंग ऑफ ₹20 लाख, यानी राम ने 20 लाख की मशीनरी यहाँ परचेज की है, ठीक है, जिसके ऊपर 6% CGST एंड SGST चार्ज हो रहा है, राइट। अब देखो, राम ने परचेज किया है बिल्डिंग 20 लाख की, ठीक है। तो यहाँ इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, कैश में, ठीक है। बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग के नाम से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया 20 लाख से, राइट। बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, असेट इंक्रीज हो गई, तो वो 20 लाख से हमने डेबिट कर दिया। इनके ऊपर CGST SGST चार्ज करना है 6%। 20 लाख का 6% होगा 1,20,000 एंड 1,20,000, राइट। CGST 6% एंड SGST 6%। फिर इसके बाद टू कैश, कैश हमें कितना देना पड़ा इस बिल्डिंग की कॉस्ट तो 20 लाख थी, लेकिन उसके ऊपर ये हमने 2,40,000 का क्या पे किया, GST। तो टोटल हमारे पास से कैश रिड्यूस हुआ है 22,40,000, ठीक है। यही इसकी जनरल एंट्री हो गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अब आ जाते हैं सेल ऑफ असेट्स पे। परचेज ऑफ असेट्स हमने डिस्कस करी है कि उसकी जनरल एंट्री हमें कैसे करनी है। सेल ऑफ असेट्स इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, जब भी आप कोई असेट सेल करते हो तो उसमें या तो आपको सेल करते टाइम लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी आपने वो गुड्स या जो भी असेट है वो आपने जितने में ली होगी, या तो आप उसे उससे ज़्यादा के रेट पे सेल करोगे या उससे कम के रेट पे सेल करोगे। तो दोनों ही कंडीशन में या तो आपको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ इस एंट्री में हमने ऐड की है। तो सबसे पहले तो जब आप सेल कर रहे हो तो आपके पास एसेट्स चली जाएगी, रिड्यूस होगी, और एसेट्स रिड्यूस होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। टू फिक्स एसेट्स अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो, जब भी सेल होगी, जो भी पर्सन आपसे गुड्स परचेज करेगा वो आपको क्या पे करेगा, आउटपुट CGST, SGST या IGST, राइट, ठीक है। तो जब भी वो आपको पे करता है वो आपके पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, आपके पास GST का अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था सेल के टाइम पर हम आउटपुट के नाम से एंट्री करते हैं, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप क्रेडिट करेंगे, राइट। अच्छा, जब भी सेल होगी तो या तो आपके पास कैश रिसीव होगा या आपके पास एक डेटर बन जाएगा आपका, जो आपको फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो अगर आप कैश पर सेल करते हैं अपनी असेट्स को तो कैश यहाँ डेबिट होगा क्योंकि कैश आपके पास रिसीव हो रहा है। और अगर आप
क्रेडिट पर सेल करते हैं तो यहाँ आप उस डेटर का नाम, यानी जिस पर्सन ने आपसे गुड्स परचेज किए हैं, आपसे असेट्स परचेज किए हैं, उस पर्सन का नाम आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक ही चीज़ आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब आ जाते हैं लॉस और गेन पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई असेट्स थी जो 10 लाख की परचेज की थी, ठीक है, लेकिन अब आप उसे 9 लाख में सेल कर रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। या फिर 10 लाख की थी वो असेट और अब आप उसे 11 लाख में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर लॉस होता है तो आप डेबिट करते हैं, ये हमने रूल्स में पढ़ा है कि लॉस हम डेबिट करेंगे और गेन होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, राइट। तो यही एंट्री है। मैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। सोल्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹10 लाख टू मिस्टर श्याम ऑफ ₹9 लाख फॉर कैश, CGST एंड SGST एट 6% ईच। यानी यहाँ पर हमने बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 10 लाख थी, लेकिन हमने उसे मिस्टर श्याम को कितने में सेल कर दिया, 9 लाख में। तो ये ध्यान रहे, जब भी हम बिल्डिंग सेल करेंगे और हमने ये फिक्स कर दिया प्राइस 9 लाख, तो ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि हमें 9 लाख ही लेने हैं, टोटल अमाउंट हमें उनसे 9 लाख ही लेना है, राइट। सो 10 लाख की जो कॉस्ट थी उसे हमने 9 लाख में सेल कर दिया, ठीक है, वो भी हमने कैश में किया है, ठीक। अब इसकी आप क्या एंट्री करेंगे, कैश आपको रिसीव हुआ है 9 लाख, तो कैश असेट से इंक्रीज हुई है तो उसे आप डेबिट करते हैं, डेबिट कर दिया 9 लाख से। बिल्डिंग आपके पास से गई है, यानी बिल्डिंग असेट्स आपकी रिड्यूस हुई है, तो उसे आप क्या करते हैं, क्रेडिट। सो बिल्डिंग को आपने क्रेडिट कर दिया 10 लाख, उसके ऊपर GST था 6%, यानी 60,000, राइट। ठीक है, तो टोटल जो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 11,20,000, राइट। GST को भी ऐड करेंगे क्योंकि ये हमने पे किया था, राइट। लेकिन हमने उसे कितने में सेल कर दिया, 9 लाख में। कैश हमारे पास रिसीव हुआ 9 लाख। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसमें और इसमें, क्या है, आपका लॉस है, ठीक है। तो लॉस को आप डेबिट करते हैं, ये हमने अपने रूल्स में पढ़ा है, असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस को आप डेबिट करते हैं, ठीक है। तो जितना डिफरेंस आया आप उसे लॉस में मेंशन कर देंगे, राइट। इसी तरह से आप इसकी एंट्री मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एंट्री पर एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी जब आप मशीनरी परचेज करके लाते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन, देखो कोई भी मशीनरी आती है तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगते हैं, राइट। आपको उसे किस तरह से इंस्टॉल करना है, वहाँ से आप एक वर्कर को बुलाते हैं जो उसे इंस्टॉल करता है और उसके डिफरेंट चार्जेस देता है। प्लस मशीनरी आप जहाँ से लाते हैं, ठीक है, तो वो जो कन्वेंस लगता है, जो फ्रेट चार्जेस लगते हैं, तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर होता है ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, या फिर जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट जो भी है उसमें जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें आ रही हैं और बिल्डिंग के काम में लग रही हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, इन सब की आप एंट्री कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इनकी कोई एंट्री होती ही नहीं है। यस, इनकी कोई एंट्री होती ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक मशीनरी लेकर आनी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, मशीनरी थी आपकी 10,000 की, यहाँ से मतलब जहाँ से आपने मशीनरी परचेज की वहाँ से लाने का खर्चा हुआ आपका 500 रुपीज़। रिक्शे वाले ने कहा कि भाई मैं 500 रुपीज़ में आपके घर पर छोड़ूंगा। सो 10,000 की मशीनरी थी, 5,000 का आपका किराया लगा, फिर वहाँ से आपने एक वर्कर को बुलाया जो इसे यहाँ पर आकर सेट करेगा, तो उसने लिया आपसे कितने, 1,000 रुपीज़। तो टोटल आपको मशीनरी कितनी की पड़ी, 11,500 की, राइट। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे इसी अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, आप 10,000 से रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, आप इसे अपने सारे मशीनरी के सारे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर कर फिर मशीनरी की एंट्री करेंगे, ठीक है। सो मशीनरी की एंट्री होती क्या है, मशीनरी है, असेट्स इंक्रीज होती है तो उसे आप डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास से जाएगा और असेट्स आपकी डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे, राइट। इसी तरह बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं, बट अगर हम अलग अलग कंस्ट्रक्शन के चार्जेस की, हाँ भाई सीमेंट इतने का आ रहा है या आपकी ब्रिक्स इतने की आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप बिल्डिंग की कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस में आपको एक एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ये एक क्वेश्चन में अलग से एक लाइन दे रखी थी कि आपको इसकी एक एंट्री पास करनी है कि यहाँ आपने वेजेस पे किए हैं कैश में फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे तो ये मशीनरी के ही पार्ट है, यानी ये एंट्री मशीनरी के साथ ही ऐड हो जानी थी, लेकिन अगर आपको अलग से दे रखी है स्टेटमेंट तो आप इसकी अलग से एंट्री पास कर देंगे। और कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जितने के भी चार्जेस हैं 2500 उसी से कर देंगे, राइट। क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो ये मशीनरी का ही पार्ट, तो मशीनरी से ही आप इसे डेबिट करेंगे, और कैश आपके पास से गया है तो इसे 2500 से आप रिड्यूस कर देंगे, राइट। अब आ जाते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस पर। देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली बेसिस पे छुटपुट से खर्चे होते रहते हैं ना, छोटे छोटे खर्चे, कि अभी 100 रुपीज़ दे दिए, फिर 150 रुपीज़ दे दी किसी न किसी काम के लिए, तो अब अगर इन सभी अमाउंट का आप अलग अलग अकाउंट बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो आप इन सबको एक नाम दे देते हैं सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंस,
अगर आपने अपने वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है कुछ सामान लाने के लिए, तो आने जाने का किराया लगेगा, राइट। तो वो कन्वेंस कौन देता है? कंपनी ही देगी, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर आया और उसके 120 रुपीज़ का कन्वेंस लगा, ठीक है, तो आप इसको अलग से तो नहीं रिकॉर्ड करते, राइट। पोस्टेज, कुछ चीज़ आपने पोस्ट की है उसका खर्चा, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस भी हम कहते हैं, इन्हें आप डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट से, राइट, क्योंकि कैश तो आपके पास से रिड्यूस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस दैट रिलेट टू द करंट ईयर बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड, यानी वो हैं तो इस ईयर के लेकिन आपने इस ईयर में पे नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने चॉकलेट्स तो इस ईयर खा ली, यानी 2020 में आपने चॉकलेट्स खा ली, लेकिन आपने दुकान वाले भैया को पैसे दिए 2021 में। तो खर्चा कब का था? चॉकलेट कब खाई? 2020 में। पे कब किया? 2021 में, ठीक है। तो यही होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि आपने एक्सपेंस कर तो दिया, खर्चा तो कर दिया, बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की है इस ईयर में, ठीक है। तो इससे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में उन दुकान वाले भैया को पेमेंट करनी है चॉकलेट्स की, राइट। तो ये आपकी क्या है? लायबिलिटी है। इसका एक एग्जांपल लेके देखें तो देखो, 2 ईयर्स मैंने यहाँ मेंशन किया, 2018 एंड 19, ठीक है। मुझे वेजेस पे करने थे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, राइट। 31 मार्च को एंड हो जाता है और फिर अगेन 1 अप्रैल से 2019 का ईयर आपका चलेगा, राइट। तो यहाँ पर 12 मंथ के वेजेस मुझे पे करने थे, बट मैंने पे किए सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ के, यानी अप्रैल टू फैब तक के वेजेस तो मैंने पे कर दिए, बट बचे किसके? मार्च के मंथ के। अच्छा, अब अभी अगर मैं 2019 को ना देखूं और अगर सिर्फ मैं देखूं कि 2018 के मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो मेरे रिकॉर्ड्स में क्या कमी आएगी कि मार्च के जो वेजेस थे उसकी पेमेंट नहीं हुई है, राइट। तो ये चीज़ अगर मैं रिकॉर्ड ना करूँ इस चीज़ से, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न आएगी कि भाई इतना अमाउंट, इतने अमाउंट के वेजेस थे, कहाँ हैं, या ये अमाउंट से डिसबैलेंस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने पे किए हैं तो आप मेंशन करते ही हैं कि आपने पे किए हैं, इतने पैसे आपके पास से गए हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पे किए हैं तो भी आप उसे मेंशन करेंगे, सो दैट जो भी आपके अकाउंट्स चेक करे उसे पता लग जाए कि इस अमाउंट को आपने इस ईयर में पे नहीं किया है, जिसे आप नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, राइट। तो यहाँ एंट्री इसलिए ज़रूरी है कि किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 11 मंथ के तो यहाँ पे कर दिए, लेकिन मार्च के जो पैसे थे वो हमने कब दिए? अप्रैल मंथ में दिए, ठीक है। तो वो कहाँ पर जा रहा है? कैश, कैश जा रहा है 2019 में, लेकिन एक्सपेंस कहाँ का है? 2018 का, राइट। तो यहाँ पर 2018 में आप रिकॉर्ड करेंगे कि एक्सपेंस हुआ है, और 2019 में रिकॉर्ड करेंगे कि कैश आया है आपके पास, ठीक है। तो 2018 में आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? तो यहाँ पे एक एग्जांपल से अगर मैं देखूँ, फॉर एग्जांपल वेजेस टोटल थे 50,000, यानी आपको टोटल कितना एक्सपेंस पे करना था? 50,000 का, ठीक है। बट आपने उसे पे कितना किया? कैश में आपने पे किया सिर्फ और सिर्फ 45,000, ठीक है। 5,000 आपने पे नहीं किया, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखो, वेजेस आपके एक्सपेंस थे, एक्सपेंस होते हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं, ठीक है। कैश दिया हमने उनके बिहाफ पर, उन वेजेस को हमने सेटल करने के लिए कैश पे कर दी, कितना? 45,000। कैश रिड्यूस हुआ तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी ये वेजेस हमने, मतलब इनका काम तो हम ले चुके हैं लेकिन हमने इनकी पेमेंट नहीं किया है। ये हमारी क्या है? लायबिलिटी, की हमें इसे फ्यूचर में पे करना है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसे भी आप क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी आप यहाँ 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। सो वेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 के थे, 45,000 हमने कैश पे कर दिया, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसे हमने अभी पे नहीं किया है, राइट। अगर कैश की यहाँ पर आपको दे रखा हो कंडीशन, तो आप इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको सिर्फ दे दिया कि भाई 5,000 के आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, तो उनकी एंट्री आप कैसे करेंगे? सिंपल, वेजेस अकाउंट डेबिट टू 5,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस आपके एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो 5,000 के आपके अभी भी हैं ही, ठीक है। और ये आपके लिए क्या बन गया? लायबिलिटी, क्योंकि आपको फ्यूचर में इन्हें पे करना है उन लोगों को, तो आप इसे आउटस्टैंडिंग वेजेस से भी यहाँ क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लायबिलिटी यहाँ इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, और वेजेस होते हैं, वेजेस का डेबिट बैलेंस ही होता है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे आप डेबिट करेंगे। तो सिंपल यही एंट्री करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। हमने क्या किया? आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी हमने चीज़ इस्तेमाल कर ली थी और उसकी पेमेंट बाद में की थी, राइट। इसलिए वो क्या हो गया था? हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमें फ्यूचर में उन्हें पे करना था। ये कंडीशन इसकी अपोजिट है। इस कंडीशन में हमने क्या किया? ये क्या है? प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड का मतलब तो आप सभी को पता होगा, प्रीपेड चार्जेस करते हैं आप अपने मतलब फ़ोन में, ठीक है।
कि आपने एडवांस में पे कर दिया, आपने जो एक्सपेंस थे, एक्सपेंस का जो अमाउंट था आपने एडवांस में ही पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी अभी वो खर्चे हुए ही नहीं हैं लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दी। ठीक है, जो मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल लिया था फिर से लेते हैं कि आपने दुकान वाले भैया को एडवांस में 100 रुपीज़ दे दिए कि भाई कल मैं इसकी चॉकलेट आपसे परचेज कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, देखो उसमें हमने क्या किया था, हमने चॉकलेट पहले खा ली थी और भैया को पैसे दिए ही नहीं थे कि हम बाद में देंगे, तो उस केस में वो आपकी लायबिलिटी बन गया था क्योंकि आपको पेमेंट करनी थी। इस केस में क्या हुआ कि भाई चॉकलेट तो हमने खाई ही नहीं, हमने एडवांस में भैया को पैसे दे दिए कि भाई 100 रुपीज़ आप रख लीजिए, कल मैं आके आपसे चॉकलेट ले लूँगी। अब ये क्या है, ये जो 100 रुपीज़ मैंने उन्हें पे कर दिए ये क्या है, मेरी एसेट्स है, इसे मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, कभी भी उस शॉप पे जाके चॉकलेट परचेज कर सकती हूँ, तो ये मेरी एसेट्स है, राइट। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस आपकी एसेट्स होते हैं जिन एक्सपेंसेस को आप एडवांस में पे कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज हुई है तो इसे आप डेबिट करेंगे। ठीक, प्लस ये जो एक्सपेंस थे ये एक्सपेंस आपके रिड्यूस हो गए, अगर आपने 100 रुपीज़ के एक्सपेंस जो आपको देने थे या खर्चा होना था 100 रुपीज़ का, ये आप ऑलरेडी पे कर चुके, तो अब यहाँ पर आपके एक्सपेंस रिड्यूस हुए तो इसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस एसेट्स या आपका लॉस जब भी डिक्रीज होता है तो इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ आप इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर। अभी हमने डिस्कस किया एक्सपेंस, यानी जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिए या जो एक्सपेंस हमने पे ही नहीं किए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। अब आ जाते हैं इसी टाइप से इनकम की बात करते हैं, एक्सपेंस की बात हम कर चुके हैं, अब इनकम पर आते हैं। अक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। अब अक्रूड इनकम क्या होती है, द इनकम विच हैज़ बीन अर्न बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, यानी ये वो इनकम है जो आप अर्न तो कर चुके हैं, कमा तो चुके हैं, यानी आपका इसके ऊपर राइट तो है, इनकम तो आपकी है, ठीक है, लेकिन आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, यानी आपके पास अभी तक नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपनी में कर ली 13 मंथ्स जॉब, ठीक है, 13 मंथ्स आपने जॉब कर ली लेकिन आपको सैलरी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स की मिली है, तो यहाँ पर 1 मंथ आप वर्क तो कर चुके हैं ना एडवांस, तो आप काम कर चुके लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली, ठीक है, तो सैलरी पर आपका अधिकार है, आज नहीं तो कल मिलेगी तो सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने अपनी सर्विसेज पहले दे दी, आपने वर्क पहले कर लिया, आपने उसे अर्न तो कर लिया लेकिन आपके हाथ में आपकी सैलरी अभी तक नहीं आई है, राइट। लेकिन ये श्योरिटी है कि वो फ्यूचर में मिलेगी आपको ज़रूर, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आपकी असेट्स है, ठीक है। जब आपने अपनी सर्विसेज उन्हें दे दी हैं तो इनकम भी आपको रिसीव हो जाएगी, राइट। तो ये वो इनकम है जो आप अर्न तो कर चुके हैं लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो असेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो उसे आप क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, राइट। तो इनकम अकाउंट क्रेडिट, सो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न इनकम, ठीक है। देखो दोनों ही नाम से पूछा जा सकता है, अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इससे पहले हमने जो केस किया उसमें क्या था, हम इनकम अर्न कर चुके थे लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई थी, ये उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ हमें इनकम रिसीव हो चुकी है, एडवांस में हमें पेमेंट मिल चुकी है लेकिन हमने उसके लिए अभी वर्क नहीं किया है, हमने अभी उसे कमाया नहीं है, अनअर्नड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको रेंट रिसीव हुआ 13 मंथ्स का, ठीक है, यानी अभी आपका मतलब जो टाइम था वो आप मार्च तक ही टाइम हुआ था, 12 मंथ का आपको रिसीव होना था रेंट, लेकिन जिस भी पर्सन ने आपको रेंट दिया उसने आपको 13 मंथ्स का दे दिया, यानी उसने 1 मंथ्स का एडवांस में दे दिया, ठीक है। एडवांस पेमेंट कर दी उसने 1 मंथ की कि भाई राउंड फिगर करके आप ये रख लो, जितने भी पैसे बच रहे हैं आप इसे नेक्स्ट मंथ के पेमेंट में लगा लेना, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास 1 मंथ का एडवांस पेमेंट आ गया, यानी एटलीस्ट 1 मंथ तक मैं उस पर्सन को उस बिल्डिंग को खाली करने को नहीं कह सकती क्योंकि वो मुझे एडवांस में पेमेंट कर गया। अब मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है कि अगर मैंने एडवांस में पेमेंट ले ली है तो 1 मंथ मैं उससे बिल्कुल रहने को दूँ, ठीक है, उस बिल्डिंग को मैं उससे खाली नहीं करवा सकती, राइट। सो यहाँ पर क्या किया, आपने एडवांस में पेमेंट ले ली और आपने अभी उसे अपनी सर्विसेज या आपने वो जो भी इनकम थी उसे अभी अर्न किया ही नहीं था, राइट। तो ये इसलिए आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है, क्योंकि आपको उस इनकम के बदले अपनी सर्विसेज देनी है अभी, ठीक है, आपने अभी तक दी नहीं है तो आपको देनी ही पड़ेंगी एनी हाउ, क्योंकि आप उससे पेमेंट ले चुके हैं, इसलिए क्या है आपकी लायबिलिटी। तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। देखो बेटा ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकी सिंपल डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, ये एसेट्स हैं या लायबिलिटी हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया या नहीं ये आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या क्या है, एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, राइट। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जाते हैं डेप्रिसिएशन पर। ये लास्ट एंट्री है आज की। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ असेट्स, यानी एक असेट्स को जब आप लगातार यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। देखो कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है कि आप एक बार अपने घर में ले आए उसे मतलब जन्म जन्मांतर तक चला लेंगे, कि एक टीवी आ गया और वो आप भी देखेंगे, आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी देखेंगी, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम बाद हर एक चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो पूरी तरह एक टाइम बाद खराब ही हो जाती है, राइट। तब आपको उसे चेंज ही करना पड़ता है। तो हर एक असेट की एक लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर लाइफ होती है कि अगर आप मोबाइल लाएंगे तो वो 2 से 3 साल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि एक असेट को जब आप लगातार यूज़ करते रहते हैं तो उसमें उसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होने लगती है। अगर आप आज एक मोबाइल लाएंगे और आप उसे नेक्स्ट डे भी सेल करेंगे ना तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी। आज आप एक 20,000 का मोबाइल लेकर आए और उसे आप नेक्स्ट डे किसी को सेल करेंगे तो वो कहेगा अच्छा सही रेट मुझे बताओ, क्योंकि 20,000 में तो आप लाए हो और अब आप मुझे नेक्स्ट डे से सेल कर रही हो, यानी ये सेकेंड हैंड हो गया। एक दिन में अगर किसी असेट की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है तो ईयर्स में तो कितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी, राइट। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारे लिए लॉस होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी उनकी मशीन्स या जो भी उनकी फिक्स असेट्स हैं जब उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो उनके लिए क्या होता है, एक लॉस होता है। ठीक है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और लॉस आपको पता है, लॉस जब भी होगा तो उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आई होप आपको सारी एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।